हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घाकार आवर्त सारणी को प्रवर्धित आवर्त सारणी या फिर आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। यह आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम पे आधारित है, यानी कि हम इसमें देखेंगे कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो हम देखते हैं कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित है और इस आवर्त सारणी के विकास में सबसे अधिक जिन वैज्ञानिकों का योगदान था वो रैंड, वर्नर और बुरी थे। तो यहाँ पे हम इस आवर्त सारणी की संरचना पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये आवर्त सारणी व्यवस्थित होती है और किस प्रकार से इनका विभाजन होता है। तो संरचना में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि आवर्त। तो आवर्त क्या होता है, इसे हम मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में पढ़ चुके हैं कि आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कॉलम बने होते हैं उन क्षैतिज कॉलम को ही आवर्त कहते हैं। क्षैतिज कॉलम आवर्त कहलाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आवर्त सारणी है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्षैतिज कॉलम बने होते हैं। तो ये कॉलम हम कहते हैं कि आवर्त है। जैसे कि पहला आवर्त हो जाएगा, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, इस तरीके से आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि कुल 7 आवर्त उपस्थित होते हैं, जिनको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस तरीके से सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी कुल इस तरीके से 7 आवर्त यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इन आवर्तों में जो तत्वों की संख्या होती है, तत्वों की संख्या, तो ये हम देखते हैं कि ये संख्या वैसे ही होती है जैसे कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में थी। यानी पहले आवर्त में हम देखेंगे कि 2 तत्व होते हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में हम देखते हैं कि 8 तत्व होते हैं, चौथे और पांचवें आवर्त में हम देखते हैं कि 18 तत्व होते हैं और छठवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं। सातवां आवर्त हम देखते हैं कि जब इस आवर्त सारणी का निर्माण हुआ था तब ये अपूर्ण था, लेकिन अब 7वें आवर्त में भी सभी तत्वों की खोज हो चुकी है और इसमें भी अब कुल 32 तत्व उपस्थित हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो पहला आवर्त होगा इसमें केवल 2 तत्व होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में भी 8, चौथे और पांचवें में हम देखते हैं कि 18 और इसके बाद छठवें और सातवें में हम देख रहे हैं कि 32 तत्व होंगे। तो हम देख रहे हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कम है, इसलिए इन 3 आवर्तों को हम लघु आवर्त कहते हैं। पहले के जो शुरू के 3 आवर्त हैं वो लघु आवर्त है और बाकी जो शेष बचे हुए 4 आवर्त हैं उन 4 आवर्तों को हम दीर्घ आवर्त कहते हैं। तो फिगर से आप समझ सकते हैं कि ये 3 आवर्त लघु आवर्त हो जाएंगे और ये 4 आवर्त जो है ये दीर्घ आवर्त हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट इसमें हम देखते हैं समूह। तो हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं उन कॉलमों को हम समूह कहते हैं। तो अगर ये आवर्त सारणी है तो ऊर्ध्वाधर कॉलम इसमें इस प्रकार से बनेंगे। तो इस तरह से जो कॉलम उपस्थित हैं ये समूह हैं। तो हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में इस प्रकार के कुल 18 समूह उपस्थित होते हैं। तो इन 18 समूहों का जो नाम दिया जाता है उससे हम देखेंगे। तो पहला जो समूह है उसे हम फर्स्ट ए कहते हैं। इसमें ए और बी दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। तो पहले समूह को हम फर्स्ट ए कहते हैं, फिर दूसरा जो समूह है उसको हम सेकेंड ए कहते हैं, तीसरा समूह जो है वो थर्ड है, लेकिन यहाँ पे फिर हम ए नहीं लेंगे, ये दोनों ए है, उसके बाद फिर हम बी स्टार्ट करेंगे, थर्ड से बी स्टार्ट करेंगे तो ये थर्ड बी है। चौथा वाला हो जाएगा तो फोर्थ बी, फिर पांचवा समूह जो है वो फिफ्थ बी है, छठवां समूह है सिक्स्थ बी और सातवां है सेवेंथ बी। इसके बाद हम देखते हैं कि 8वां समूह आता है। तो 8वें में ए या बी नहीं होता है, ए या बी केवल 7वें तक होगा, फिर 8वां समूह आएगा। तो हम देखते हैं कि जो 8वां समूह होता है वो 3 उप समूहों में बटा होता है। यानी हम देखेंगे कि यहाँ पे 8, 9 और 10 इस तरह के 3 समूह 8
फिर से फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ए और फर्स्ट बी हो चुका है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टार्ट होगा अब वो बी होगा। ए हो चुका है, यहाँ पे बी होगा, फिर फर्स्ट बी है जो कि 11वां समूह होगा। फिर आएगा सेकेंड बी 12वां समूह। इसके बाद हम देख रहे हैं कि फिर थर्ड आएगा, लेकिन अब थर्ड जो होगा वो ए होगा, क्योंकि बी जो है थर्ड बी से हम लिख चुके हैं यहाँ पे, तो अब इसके बाद थर्ड ए आएगा, तो ये 13वां समूह है। फिर इसके आगे ही हम देख रहे हैं आएगा आगे, तो नीचे हम लिख देते हैं उसको। आगे आएगा फोर्थ ए जो कि 14वां समूह होगा, फिर फिफ्थ ए 15वां समूह, सिक्स्थ ए 16वां समूह और सेवेंथ ए जो होगा वो 17वां समूह हो जाएगा। तो ये 7 तक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि शून्य समूह आता है जिसे हम 18वां समूह कहते हैं। तो इस तरह से कुल 18 समूह ये दीर्घाकार आवर्त सारणी में उपस्थित होते हैं। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पे आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो यहाँ पे हमने पहले भी देखा था कि ये आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम पे आधारित है, और आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि ये आवर्त सारणी इस नियम पे है, यानी हम कहेंगे कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में ही रखा जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट है कि एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। यानी अगर हम आवर्त सारणी में देखें तो जो समूह होंगे, समूह मतलब कि जो ऊर्ध्वाधर कालीन होते हैं, तो अगर हम एक समूह में देखें तो एक समूह में जितने भी तत्व होंगे उन सभी तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह समान होगा। मतलब एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली एक समूह में रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस तत्व के ये जो तत्व है उसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो सेकंड वाला तत्व होगा उसके भी बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद भी मतलब जितने भी तत्व हैं सबके बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं यह हो सकता है कि इसमें केवल एक ही कक्षा हो, यानी केवल एक कोश हो, दूसरे वाले में 2 कक्षा हो, ठीक है, मान लीजिए नाभिक है, उसके बाद एक और कक्षा हो जाएगी। तीसरी वाले में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 3 कक्षाएं हो। लेकिन अगर हम बाहरी कोश का बाहरी जो कोश है या बाहरी कक्षा जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो समान रहेगा। अगर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सब में 1 होगा। अगर बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सारे तत्वों की बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो तत्वों का समान होगा, एक समूह के जितने भी तत्व होंगे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि जितने भी ए उपवर्ग के तत्व होते हैं, अभी हमने देखा कि जो समूह था वो ए और बी में विभाजित था, तो जितने भी ए उपवर्ग के तत्व होंगे उन तत्वों को सामान्य तत्व कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा था पहले फर्स्ट ए था, फिर सेकेंड ए था, तो ये सब क्या है, सामान्य तत्व है। इसके बाद बी था, तो बी को छोड़ दीजिए, फिर बाद में फिर ए आ रहा था, थर्ड ए, फोर्थ ए, तो वो सारे जितने भी ए उपवर्ग के तत्व थे सभी जो है सामान्य तत्व थे। और इसमें हम देखते हैं कि जो ए उपवर्ग के तत्व थे इसमें जो तीसरा आवर्त था यानी तृतीय आवर्त, तो तृतीय आवर्त सभी ए उपवर्ग के, अगर हम तृतीय आवर्त के तत्वों को देखें तो उन तृतीय आवर्त के तत्वों को प्रतिरूपक तत्व कहते हैं। प्रतिरूप या प्रतिरूपक या फिर निरूपक, प्रतिरूप या निरूपक तत्व कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी ए उपवर्ग होंगे उन सभी ए उपवर्गों का जो तृतीय आवर्त होगा, मतलब कि ये मान लीजिए कि अगर ये फर्स्ट ए है तो फर्स्ट ए में पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा आवर्त हो गया, तो इस तीसरे आवर्त का जो तत्व होगा, इसी प्रकार जितने भी ए उपवर्ग हैं सबके हम तीसरे आवर्त के तत्वों को लें तो उन तत्वों को ही हम प्रतिरूप तत्व या निरूपक तत्व कहते हैं। ये फिफ्थ पॉइंट था। इसके बाद हम सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं कि ए उपवर्ग के तत्वों को तो हमने ले लिया है। अब अगर हम बी उपवर्ग के तत्वों को देखें, और बी उपवर्ग के अलावा एक और चीज बचते हैं, वो है जो 8 समूह था, जो कि 8, 9 और 10 इन 3 उप समूहों में बटा था।
तो हम देख रहे हैं कि ये जो है बी उपवर्ग और 8, 9 और 10 समूह, इन सभी में जो तत्व होते हैं उन तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ए उपवर्ग के तत्व सामान्य तत्व होंगे और बी उपवर्ग के तत्व साथ में 8वें और 9वें और 10वें इन समूहों के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इन तत्वों के अतिरिक्त कुछ और भी तत्व हैं आवर्त सारणी में। तो 7वां पॉइंट हम देखते हैं, जैसे कि 18वां समूह है, मतलब सबसे लास्ट वाला जो समूह है उस समूह को हम देखें तो 18वें समूह के जो तत्व हैं उन तत्वों को हम उत्कृष्ट तत्व कहते हैं या उत्कृष्ट गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस या फिर अक्रिय गैस कहते हैं, क्योंकि ये गैसें जो होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो उनकी अंतिम कक्षा पूर्ण होती है और किसी अन्य तत्वों से आसानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए यह उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें कहलाती हैं। तो 18वें समूह में सभी उत्कृष्ट गैसें उपस्थित होती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं तो मेन जो आवर्त सारणी है उसमें इतने ही तत्व हैं, सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व और अक्रिय गैसें। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि आवर्त सारणी जो है उसके नीचे भी 2 पंक्तियां बनी हुई हैं, तो इन पंक्तियों में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व उपस्थित होते हैं। तो 8वां पॉइंट हम देख सकते हैं कि आवर्त सारणी के नीचे 2 पंक्तियां होती हैं, जिसमें पहली पंक्ति में 58 परमाणु क्रमांक से लेकर 71 परमाणु क्रमांक तक के 14 तत्व उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं, और दूसरी पंक्ति में 90 से लेकर 103 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्व होते हैं, जिनको हम एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं, जिसमें भी 14 तत्व उपस्थित होते हैं। तो इन तत्वों को सामूहिक रूप से आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आवर्त सारणी में तत्व थे उनको हम 4 कैटेगरी में रख रहे हैं। एक तो ए उपवर्ग के तत्व जिसे हम सामान्य तत्व कह रहे हैं, सेकेंड है बी उपवर्ग के तत्व और 8वें, 9वें और 10वें समूह के तत्व, तो इन्हें हम संक्रमण तत्व कह रहे हैं। 18वें समूह के तत्वों को अक्रिय या उत्कृष्ट गैस कह रहे हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि आवर्त सारणी के नीचे जो 2 पंक्तियां हैं उन्हें हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अब अगर हम 9वां पॉइंट देखें तो हम देख सकते हैं कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है वो कुछ इस प्रकार की है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 समूह है, पहला है फर्स्ट ए समूह और दूसरा है सेकेंड ए समूह। इसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड बी आता है, फिर फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, फिर सेवन्थ के बाद 8th आता है जो 3 उपसमूहों में बटा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 8 के बाद फिर से फर्स्ट स्टार्ट होता है और वहाँ पे होता है फर्स्ट ए, फर्स्ट बी होता है, फिर होता है सेकेंड बी, क्योंकि यहाँ पे ए तो हो चुका है, फर्स्ट जो स्टार्ट होता है ए और बी रहता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी बी उपवर्ग हैं सभी इसी में है, और साथ में जो 8वां समूह था जो कि 3 उपसमूहों में बटा था वो भी इसी में है। तो हमने देखा इससे पहले कि सभी बी उपवर्गों के तत्वों को और साथ में 8वें, 9वें और समूह के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी ये तत्व संक्रमण तत्व होंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड बी के बाद आता है थर्ड ए और ये 7th ए तक यहाँ पे तत्व उपस्थित हैं, और लास्ट वाले समूह को हम शून्य समूह कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बीच में संक्रमण तत्व है और इस साइड फर्स्ट ए और सेकेंड ए है, और इस साइड हम देख रहे हैं शेष ए समूह और साथ में शून्य समूह उपस्थित है। और आवर्त सारणी के नीचे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व उपस्थित है, जिनकी संख्या 14 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में संक्रमण तत्व के बाईं ओर जो तत्व होते हैं, यानी फर्स्ट ए और सेकेंड ए समूह के तत्व, ये धातु होते हैं, और संक्रमण तत्व के दाईं ओर के तत्व, इनको ये तत्व जो होते हैं वो अधातु होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें धातु और अधातुओं को पृथक रखा गया है। संक्रमण तत्व के बाईं ओर धातुओं को और दाईं ओर अधातुओं को रखा गया है। फिर 10th पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आवर्त सारणी होती है इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है।
वर्ग के तत्व और साथ में 8वां समूह जो है, इन तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो ये डी ब्लॉक है संक्रमण तत्व। फिर हम देखते हैं कि डी ब्लॉक से पहले जो धातु हैं ये एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो ये एस ब्लॉक और ये डी ब्लॉक है। फिर हम देखें पी ब्लॉक जो है ये अधातु होते हैं, तो पी ब्लॉक के तत्व ये हो जाएंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व है इनको हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आवर्त सारणी कुल 4 खंडों में विभाजित है। फर्स्ट ए और सेकेंड ए समूह के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, अधातुओं को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और हम देख रहे हैं कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इस तरह से आवर्त सारणी कुल 4 खंडों में विभाजित है। तो इनका जो विभाजन है इस आधार पर किया गया है कि हम देखते हैं कि तत्व का जो सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकक्ष में प्रवेश करता है। तो हम देखते हैं कि अगर किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्ष में प्रवेश करता है तो उसको हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यानी अगर इन तत्वों को हम देखेंगे तो इन सभी तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो एस उपकक्ष में जाएगा, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष में जाएगा, और इसमें हम देखेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा तत्व का वो एफ उपकक्ष में जाएगा, और इसी प्रकार इसमें पी उपकक्ष में जाएगा और इसमें जो है एफ उपकक्ष में जाएगा।